सभी को नमस्कार। आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 तारीख से 21 तारीख तक मनाए जा रहे योग सप्ताह के आज 5वां दिन है। आज के दिन आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे साथ योग गुरु डॉक्टर निरंजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही योगाचार्य जगदीश जी एवं पीजीआई में साइंटिस्ट प्रोफेसर अक्षयानंद जी का सानिध्य प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन में प्राप्त होगा। परंपरा के अनुसार अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम धन्वंतरि स्तवन करेंगे। एक बार उनका उच्चारण करेंगे, सब पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जनानुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। नातं काम्ये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, काम्ये दुःखतप्तानां प्राणिनामरतिनाशनम्। हमें योग गुरु डॉक्टर निरंजन जी से, डॉक्टर निरंजन जी आयुर्वेदाचार्य हैं, रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शिमला में आयुर्वेदाचार्य के पद पर, मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का योग सत्र प्रारंभ करें। डॉक्टर निरंजन शर्मा। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मैं आवाज आ रही है? जी हाँ। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर निरंजन शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, शिमला से, आरोग्य भारती शिमला इकाई का सदस्य। हम इस योग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण से। हम सुखासन में बैठेंगे या फिर पद्मासन में और प्रार्थना आरंभ करेंगे। ओम सम्मद्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
हम योग दिवस पे आयोजित होने वाले जो योगासन है उसका प्रोटोकॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो सूक्ष्म व्यायाम है उसको करेंगे, जो शरीर को वार्म अप करने के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले खड़े होकर गर्दन की व्यायाम करेंगे। उसके लिए पैरों में थोड़ा 1-2 इंच का गैप रखें और दोनों हाथों को कमर में रखें। सांस को छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती के साथ लगाएं। सांस खींचते हुए पीछे स्ट्रेच करें। दो बार और करेंगे। इसी तरह सांस को मोड़ते हुए दाईं तरफ झुकेंगे और सिर को कंधे के साथ लगाएंगे। ध्यान रहे कंधा ज्यादा ना उठे। सांस खींचते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस खींचते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस खींचते हुए सीधा, इसी तरह गर्दन को सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस खींचते हुए सीधा। इससे आगे सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती के साथ लगाएंगे और घड़ी के आकार में घुमाते हुए सांस खींचते हुए पीछे विपरीत दिशा में सांस खींचते हुए वापस सांस छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे। ध्यान रहे जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इन व्यायाम को अत्यंत सावधानी से करें या ना करें। इसके बाद हम कंधे के लिए स्कंद चालन करेंगे। इसके लिए पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, 2 इंच का। हाथों को सीधा रखेंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए सीधा, वापस, दो बार और करेंगे। इसके बाद दाएं हाथ को दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं हाथ को बाएं कंधे पे और आगे की ओर घुमाते हुए
दोनों कोहनी को आपस में मिलाएंगे और पीछे की ओर वापस में आते हुए कानों के साथ टच करते हुए दोनों कोहनी को मिलाएंगे। इसी तरह विपरीत दिशा में दोनों कोहनी को मिलाएंगे, कान के साथ स्पर्श करते हुए पीछे, इस कंध चालन ये कंधों के जोड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके बाद कमर के लिए कटी चालन करेंगे। दोनों हाथों को सीधा, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएं, पीछे देखेंगे, सांस खींचते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस खींचते हुए सीधा, इसके बाद घुटनों के लिए हम दोनों हाथ को सीधा ले जाएंगे, हथेली को जमीन की तरफ रखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, सांस खींचते हुए वापस, 2 बार और करेंगे। जैसे कुर्सी पे बैठते हैं उस तरीके से नीचे बैठेंगे। इसके बाद हम आसन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम खड़े होने वाले 5 आसनों को करेंगे, खड़े होके करने वाले आसन। उसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप दे दे, 2 इंच का, हाथों को सीधा आगे ले जाते हुए आपस में बांध देंगे, हाथों को मोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस को खींचते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे और थोड़ी देर इसी ही पोजीशन में रहेंगे। ताड़ासन। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एक बार और करेंगे। ये आसन हमारे स्पाइन को मजबूत बनाता है और हमारी बच्चों के लिए लाभदायक है, जिसने अपनी हाइट बढ़ानी हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
इसके आगे हम अगला आसन करेंगे वृक्षासन। अपने दाएं पैर को जंघा की अंदरली साइड लगाते हुए मूलाधार में हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हाथों को जोड़ेंगे। इस पोजीशन में वृक्षासन। इसी प्रकार दाएं पैर को जंघा के मूलाधार में लगाते हुए नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन। सांस को खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे को झुकते हुए अपने पैरों में छुएंगे। एक बार और करेंगे पादहस्तासन। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, स्पाइन को मजबूत बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर के साथ लगाते हुए सांस को खींचते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे। दोनों घुटनी को बराबर एक समान दिशा में रखेंगे। अर्ध चक्रासन। ये आसन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें चेस्ट एक्सपेंशन होती है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, स्पाइन को मजबूत करता है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को दाईं ओर ले जाते हुए हाथ को पैर के साथ ऊपर अपनी बीच वाली उंगली को देखेंगे। इसमें त्रिकोण का आकार बनता है, इसलिए त्रिकोण। वैसे ही दूसरी दिशा में ये बैठ के, ये खड़े होके करने वाले हमने 5 आसन। इसमें ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। अब हम
बैठ के करने वाले आसन करेंगे। 7 आसन करेंगे। इसमें सबसे पहला आसन है भद्रासन। हम दोनों पैरों को सीधे रखते हैं, हाथों को नितंब के साथ रखेंगे। ये सामान्य पोजीशन है दंडासन। दोनों पैरों को तलवों को आपस में मिलाएंगे, पकड़ेंगे। ये है भद्रासन। भद्रासन। ध्यान रहे पीठ बिल्कुल सीधी और घुटनों को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करें। ये है भद्रासन। पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो है वज्रासन। बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें, दाएं नितंब के नीचे। पीठ बिल्कुल सीधी और धीमे धीमे सांस लीजिए। ये वज्रासन ये एक आसन है जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। इस स्थिति में वज्रासन में हम वज्रासन में ही खड़े होके हाथों को कमर के साथ लगाते हुए अर्धउष्ट्रासन पीछे की ओर झुकेंगे। अर्धउष्ट्रासन हमारे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन। इसी स्थिति में अगला आसन है उष्ट्रासन, पूर्णउष्ट्रासन। दाएं हाथ को दाएं पैर के तलवे में और बाएं हाथ को बाएं पैर के तलवे में लगाते हुए यह आकृति बनाएंगे। उष्ट्रासन। इसी इसमें अगला आसन है वज्रासन में बैठते हुए दोनों घुटनों को फैलाएंगे और दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे और जमीन पे सिर लगाएंगे। ये शशांक आसन। ये आकृति खरगोश की तरह बनती है, इसलिए इसका नाम शशांक आसन। इससे अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में दोनों घुटनों को हम फैलाएंगे और दाएं हाथ को दाएं कंधे के पीछे तरफ लगाएंगे, बाएं हाथ को बाएं कंधे के पीछे तरफ और ये है उत्तान मंडूकासन। ये आसन हमारे स्पाइन के लिए, श्वास तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस
मासिक धर्म के लिए अच्छा से वापस अब वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे। अगला आसन है वक्रासन। दंडासन की स्थिति में बाएं पैर को दाएं घुटने के साथ लगाते बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ को दाएं पैर के साथ लगाते हुए पीछे मुड़ेंगे। वापिस इसी तरह दाएं दाएं पैर को साथ लगा हाथ पीछे बाएं हाथ को दाएं पैर के साथ लगाते हुए पीछे। ये वक्रासन है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पैनक्रियाज पे दबाव पड़ता है, इसलिए शुगर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। अब हम उल्टे लेट के करने वाले 3 आसन करेंगे। इसमें पहला आसन है मकर आसन। उल्टे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए रिलैक्स करके उल्टा लेट जाएंगे। ये है मकर आसन। इसी स्थिति में दोनों पैरों को जोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए हाथों को कंधों के साथ रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। भुजंगासन। योगासन लौट के ज्वाइन कितना है, योगासन नहीं कर रहे, इज नॉट गुड। इसी कड़ी में दोनों हाथों को साइड में अपनी दम के साथ रखेंगे और थोड़ी को जमीन के साथ लगाते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये शल्वासन है, एक टिड्डी के आकार का है। इससे आगे हम उल्टा लेट के करने वाले 5 आसन करेंगे। इसमें प्रथम आसन है सेतुबंध आसन। दाएं पैर को दाएं नितंब के साथ लगाएं, बाएं पैर को बाएं नितंब के साथ लगाएं, हाथों से पकड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएं। इसमें सेतु के आकार बनते हैं। ये सेतुबंध है। इसी क्रम में अगला आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए जमीन से ऊपर उठाएंगे, खींचते हैं 45 डिग्री के एंगल। मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी कम करने के लिए। इसी कड़ी में अगला आसन है अर्ध हलासन। दोनों पैर को 90 डिग्री के एंगल में उठाएंगे।
ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। पैनक्रियास के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अगला आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों आपस में हाथ से लेंगे और सीधी ऊपर उठते हुए टांग छोड़ते हुए घुटनों के साथ सिर को लगाएं। पवन मुक्त आसन। इसमें अगला आसन है शवासन। शवासन हम रिलैक्स करके हाथों को फैलाते हैं, टांगों को फैलाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स लेट जाएंगे और हल्का सांस सबको दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। पिक में 10 मिनट क्या आया 7 बजे। तो आज मैंने योग दिवस पे आयोजित होने वाले योग प्रोटोकॉल में योग आसन है उनके बारे में आपको सूक्ष्म रूप में बताया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निरंजन जी। आज के योग सत्र में आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। अब मैं निवेदन करूंगा योगाचार्य जगदीश जी से कि वो ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें और ध्यान लगाने का हमें तरीका बताएं। जगदीश जी। सर्वप्रथम सभी अपने सहज आसन में, स्वास्तिक आसन में या पद्मासन में, किसी भी एक आसन में आसन ग्रहण करें और ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर सीधी, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम एक जाप का जप करेंगे, उसके साथ हम अपने ध्यान को प्रारंभ करेंगे। वैसे तो जो भी हम जाप करते हैं 108 मन के होते हैं, उसी तरह हमारे हाथ में भी 108 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट हर उंगली में, 16 वायु मुद्रा 17 और ध्यान मुद्रा 18 और इसी तरह राइट हैंड में भी 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 वायु मुद्रा और ध्यान मुद्रा 6 पॉइंट। और मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो हम सीधा अभ्यास करते हैं। हम सांसों का अभ्यास करेंगे मंत्र के साथ। हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले हैं। एक ही सांस में जब इनहेल करेंगे तो पूरा मंत्र जाप हम अंदर और करेंगे और जब एक्सेल करेंगे तो पूरा मंत्र एक ही सांस तक हमारा मंत्र कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे हम जाप का अभ्यास करेंगे, हम वाचिक जाप और मानसिक जप का अभ्यास करने वाले हैं। वाचिक जाप जब हम बोल के कर रहे हैं और मानसिक जाप जब आप अंदर ही अंदर अपने टंग को, जीभ को अंदर आप सिर्फ हिला रहे हैं और मन ही मन उस जाप का अनुभव कर रहे हैं। आइए हम अभ्यास करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कमर सीधी, आंखें सभी बंद करेंगे और एक डीप इनहेल करते हुए सांस अंदर लेंगे। एक्सेल करते हुए महामृत्युंजय का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। मानसिक जाप सांस अंदर लेते हुए
एक्सेल करते हुए मंत्र के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। इनहेल, एक्सेल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। इनहेल, एक्सेल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जो सांस आपके अंदर जा रही है उसमें उसको अनुभव करते हुए ठंडी ठंडी श्वास हमारे अंदर जा रही है और कंप्लीट इनहेल 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 करना है। और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर से सारे टॉक्सिन, अहंकार, हमारे अंदर के सारे दुर्गुण, हमारे अंदर के सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हमने अनुभव करना है, धारणा करनी है। इसी तरह जैसे हमने अभी आसन का अभ्यास किया, आसन के बाद प्रत्याहार प्राणायाम का भी अभ्यास होता है, लेकिन अभी हम प्रत्याहार में अपने इंद्रियों का अंतर्मुखी होना, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, क्योंकि हमारा जो इंद्रियां हैं हर वक्त हम बहिर्मुखी होते हैं। हम अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप इनहेल और एक्सहेल धीमी धीमी सांस अंदर जा रही है और बाहर गर्म गर्म सांसें बाहर जा रही है। अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का हम अभ्यास कर रहे हैं। जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलना शुरू हो जाएगी तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। इस बीच हमने धारणा करनी है, अपनी भ्रुकुटियों के बीच में अपना ध्यान लगाना है। धारणा करनी है अपने इष्ट देव की, जिसे भी आप मानते हैं, अपने गुरुदेव की धारणा कर सकते हैं। उनकी तस्वीर, उनका पिक्चर आप अपने भ्रुकुटियों के बीच में बना सकते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप भगवान राम, भगवान शिव, कृष्ण, किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। किसी पर भी धारणा अपने भ्रुकुटियों के बीच में लगा सकते हैं। आप पृथ्वी पर धारणा कर सकते हैं, आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, आप चंद्र के धारणा कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें अंदर जा रही है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो उसे भटकने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन भी आपके साथ चलेगा। और मन का एकाकार होने से, अपने शरीर की शुद्धि होने से हम अपने आत्मा तक पहुंचते हैं। आप अंदर सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे गरम गरम सांसें बाहर जा रही है। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते करते धीरे धीरे आप अपने आत्मा से साक्षात्कार कर रहे हैं और अपने आत्मा से परमात्मा का मिलन होने वाला है, ऐसा अनुभव करते हुए आपका ध्यान सांसों से भी हट जाता है और आपका एकाकार जो आपने धारणा की है उस पर होता है और वही आप देख रहे हैं, उसी का आप अपने भ्रुकुटियों के बीच में
चित्र बना रहे हैं और एक बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी श्वास मंद मंद होती जाएगी और सांसों से आपका ध्यान हटते हुए सिर्फ आत्मा पर ध्यान केंद्रित रहेगा और आत्मा का परमात्मा पर जहां आपने धारणा की है वहां पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। इस स्थिति में आपके आसपास की जो ध्वनि है, पक्षियों की चहचहाट, आप उसको महसूस कर रहे हैं। पानी का झरना बह रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। या कोई मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, आप उसको महसूस कर रहे हैं और उसी को अपन धारणा की है उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ध्यान स्वतः घटने वाली क्रिया है, ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं है, ध्यान स्वतः घटित होता है। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने आत्मा और परमात्मा का एकाकार कर रहे हैं। आप अपने शरीर से भी बाहर निकले हैं, आपको अपने शरीर का सुध बुध नहीं है। आप जो है, आप जो आत्मा है, जो अंश रूप में आपको प्राप्त हुई है, उस आत्मा को आप उस कल्प वृक्ष, उस परमात्मा से जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप वापिस आना चाहते हैं इस शरीर में। आप अपनी धारणा को अपने अंगुष्ठ में, पैर के अंगूठे को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अनुभव करें, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं। अपने धारणा ले जाएं, धारणा से आपने अनुभव करना है। धीरे धीरे आपने अपने पैरों के जंघाओं को अनुभव करना है, आपने अपने घुटनों को अनुभव करना है, आपने अपने नितंबों को अनुभव करना है। धीरे धीरे मन अनुभव कर रहे हैं अपने मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र को और अपनी पीठ को अनुभव करते हुए इस तरह से सभी चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप सहस्रार चक्र तक आ गए हैं। अपने सिर को अनुभव करें, अपनी आंखों को जो अंतर्मुखी हुई है उन्हें अनुभव करें। उनसे आप अपने इष्ट को देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। और धीरे धीरे अपने नासिका से जो सांसें आ रही है उन्हें अनुभव करते हुए दोबारा से अपनी जीभा से आप जो अजपाजप का अनुभव कर रहे हैं, अपने कान को अनुभव करें, अपने गर्दन शोल्डर को सहज करते हुए, उनका अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों के एक एक उंगलियों पर, अंगूठे पर, तर्जनी पर, मध्यमा पर, कनिष्का पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना ध्यान धीरे धीरे अपने शोल्डर से लेते हुए अपने पेट, नाभि चक्र में। जब हमने जन्म लिया था तो यही नाभि से हमें फीडिंग होती थी, उसका ध्यान करते हुए, अपने स्टोमक का ध्यान करते हुए धीरे धीरे हम अपने हृदय तक आ जाते हैं और अपने हृदय का ध्यान करते हुए ये हृदय यही एक आपका ऐसा साथी है। जब आप इस संसार में आए थे, आपका आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया था, तब से ये धड़क रहा है। और जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे तब तक ये धड़कता रहेगा और आपकी आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकलेगी तो ये दिल धड़कना भी बंद करेगा। तो हम अपना दायां हाथ इस हृदय पर रखते हुए
इसकी धड़कन को महसूस कर रहे हैं। आप अपनी धारणा इस दिल में कर रहे हैं, यही आपका आत्मा है, यही हम है। अहम ब्रह्मस्मि। जब ये धारणा हमारे में होने लगती है, ये अनुभूति होने लगती है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो आपकी समाधि की स्थिति होती है। ये सजीव समाधि कहलाती है। और इसके आगे भी जब ये अहम भी मिट जाता है, तो इससे आगे की स्थिति होती है निर्बीज समाधि। उस वक्त ईशावासन इदम जगतम का अनुभव होता है कि ये जगत जो ईश्वर का वास है और हम उस ईश्वर में ही समाहित है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों का जो हमने अभी तक उष्मा ग्रहण की, उसका हम पान करेंगे। आंखों के अपने गर्म गर्म हथेलियों को अपने आंखों में मालिश करते हुए, इस एनर्जी को ग्रहण करते हुए, गर्दन की मालिश करते हुए फिर धीरे सहज बैठेंगे। डीप इनहेल के साथ हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। अ और उ का उच्चारण 40% होता है और म का उच्चारण 20%। इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। क्योंकि समय की बहुत कमी थी, इसलिए हम सही से ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाए। ये तो सहज एक कल्प वृक्ष में एक बीज मात्र मैंने अभ्यास कराया। अपनी लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। अपनी खोलेंगे और वापस भौतिक जगत में वापस आके धन्यवाद जगदीश जी। मैं समझता हूँ कि सबने बहुत सुंदर तरीके से इस ध्यान की जो विधि है उसको आत्मसात किया होगा। साथियों, आज हमारे बीच एक सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। मैंने कल भी आपसे कहा था कि समय बहुत कम है, तो 15 मिनट का तो ये प्रक्रिया ही नहीं हो पाती है। तो जितनी भी की ये बहुत जल्दबाजी में हुई। अगर आप कभी समय दें तो हम पूरा 1 घंटे से लेकर अगर टाइम मिले तो फिर अच्छे से हम इस क्रिया को कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान की क्रिया को। धन्यवाद। जगदीश जी, 21 के बाद इसका हम कुछ योजना कर सकते हैं। तो हमारे आज के जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपके साथ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय आनंद जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अक्षय आनंद जी प्रोफेसर है न्यूरोसाइंसेज रिसर्च लैब, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़ में। इनका परिचय वैसे तो बहुत बड़ा है, इनका परिचय करवाते करवाते बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वो एडिटर इन चीफ हैं एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन केस रिपोर्ट्स। लगभग 200 से ऊपर इनके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें 28 की लगभग पॉलिसी रिसर्च कमेंट्रीज हैं। 14 से ऊपर इन्होंने अपने पीएचडी स्कॉलर को गाइड किया है।
लगभग 30 देश हैं जिनमें ये विभिन्न उनकी रिसर्चेज टीम्स जो कमेटीज बनी हैं उनके सदस्य हैं। इससे पूर्व एस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं और एक लेसिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ये प्रोफेसर कार्यरत रहे हैं। हमारा प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्म, उसके लिए भी इनका नाम नॉमिनेट हुआ है। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं, जिसमें से मैं एक दो का वर्णन यहाँ करना चाहूँगा। ICMR अमृत मोदी यूनिकैम प्राइज़ 2012 में, एनुअल PGI फैकल्टी अवार्ड 2013 में। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, सबका तो नहीं बता पाऊँगा मैं। हाँ, समय से हम पहले ही लेट चल रहे हैं, तो मैं सीधे डॉक्टर अक्षय आनंद जी से निवेदन करूँगा कि अपना उद्बोधन हमारे पक्ष रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अक्षय आनंद जी, आपका बहुत बहुत आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मुझे याद आ रहा है कि आरोग्य भारती का एक कार्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी में लगभग हुआ था, तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र थे, उन्होंने इसका आयोजन किया था, मुझे आमंत्रित किया था। तो मेरा पहला जो इंटरेक्शन था आरोग्य भारती से तब हुआ था, हालांकि पहले से किसी न किसी तरह से इनफॉर्मली जुड़ा था। तो उसमें ब्रह्मी का हमारा जो कार्य था उसको मैंने प्रेजेंट किया था कि उसका स्मृति शक्ति में क्या योगदान होता है, और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद मैं जुड़ा रहा। मैं सोच रहा था आज मैं आप लोगों के समक्ष भी इतना अच्छा योग का प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, तो इसकी पीछे जो विज्ञान है, जो इसका एविडेंस है, उसको सामने लाऊं और कुछ अपना अनुभव वैज्ञानिक के रूप में जो किया वो बताऊं। 1 मिनट में पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं या दुनिया भर के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कार्यरत हैं, वो अधिकतर PhD स्टूडेंट्स के साथ मिलके या पोस्ट डॉक्टरल फेलोज के साथ मिलके काम करते हैं। और वो इस तरह का कार्य होता है कि वो फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा ड्रग बेस्ड इजाद करने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से एनिमल मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं कर सकते काम। या सेल कल्चर होता है, कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन के, आई के, उसे डिश में कल्चर करके उन्हें अलग अलग कंपाउंड से, केमिकल से, हर्ब से ट्रीट करके देखते हैं क्या वो बीमारी के लक्षण कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से वो बीमारी सामने जो मरीजों में हो रही होती है, अपने क्लिनिकल डॉक्टर कॉलीग्स से मिलके उन पे वो टेस्ट करते हैं। पहले वो एनिमल्स में टेस्ट होता है, सेल कल्चर में टेस्ट होता है, कुछ बड़े एनिमल जैसे रैबिट या डॉग्स में टेस्ट होता है, चाहे वो आँख की बीमारी हो, ब्रेन की हो, लिवर की हो, जिसकी भी हो, वो इस श्रृंखला से निकल के आता है। और फिर एक क्लिनिकल ट्रायल, यानी उसकी टॉक्सिसिटी देख लें, वो उससे ठीक है कि नहीं है, उसकी कितनी उसकी प्रामाणिकता है, वो फेज 2 ट्रायल में टेस्ट होती है। ऐसे फेज 3-4 ट्रायल करके फिर हमारे समक्ष आता है। अब कोविड महामारी तो अचानक आ गई और ना बहुत ज़्यादा टेस्ट हो पाए इस तरह के, तो जो ड्रग्स थे वो रिपर्पज होकर सामने आए, कुछ काम किए, कुछ नहीं किए। इसी तरह जो लोग एक्टिव थे, यानी कि फार्मा का पूरा सिस्टम बना था, उससे वो टेस्ट होकर रिपर्पज होकर सामने लोगों के सामने आए, फ्लेविफ्लू, रेमडेसिविर। और कुछ लोग जो आयुर्वेद योग से जुड़े थे वो थोड़े कम मात्रा में थे, सिस्टम में नहीं रचे हुए थे, तो वो धीरे धीरे वो भी अपनी ज्ञान को आगे लाए। थोड़ा विलम्ब हुआ पर वो चीज़ें भी आगे आई। पर बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपनी चीज़ों को रिसर्च के माध्यम से आगे आंकड़ों को लेके आए तो वो हम हेल्थ केयर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं और अधिक लोगों को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम सब मिलके, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उसमें रिसर्च करें और उसका प्रमाण जो है वो इन्हीं सीरीज और श्रृंखलाओं से निकाल के दुनिया के सामने रखें। यूँ तो हम अभी योग कर रहे थे, अभी प्राणायाम करवाया जा रहा था, मैं भी कर रहा था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पर ये कैसे माने वो लोग जो और जो लोग नहीं योग करते या जो डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते कि ये वाला योगासन इस चीज़ के लिए करो, तो उसको उस लेवल तक पहुंचाएं कैसे? उसके लिए हमें, जैसा मैंने कहा, रिसर्च करनी होगी और पूरी व्यवस्था और देश की जो व्यवस्था है उसको बदलाव लाना होगा। जैसे चीन ने किया, चीन ने अपने पूरे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिसर्च कराई, अपने वैज्ञानिकों को ये दायित्व दिया और वो आंकड़े सामने आए। पूरे देश में लगभग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रयोग होती है। कोविड में भी बहुत अच्छे से प्रयोग हुई। इसी तरह का काम हमने जिस यूनिवर्सिटी का नाम दिया, वहाँ मैं इससे पहले प्राचार्य नहीं था, अभी विजिटिंग डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हूँ, अभी भी हूँ। तो वहाँ पे हमने उनसे मिलकर 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। सबसे पहला प्रोजेक्ट था नियंत्रित मधुमेह भारत का। तो हमने क्या किया, एक वैज्ञानिक होने के नाते अभी तक हम एनिमल मॉडल और जो बातें मैं आपसे कह रहा था वहीं तक सीमित थे। तो हम लोगों ने
गुरुजी डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र के मार्गदर्शन में मिलकर लगभग 2.5 लाख लोगों को देश में ढूंढा जो लोग प्री डायबिटिक थे। एक क्वेश्चन तैयार किया जिससे कि ऐसी संभावित लोग वो थे जिनको डायबिटीज होने के लक्षण आने वाले थे पर आए नहीं थे, प्री डायबिटिक कहते हैं। और इससे पूर्व गुरुजी ने और 10-12 योगा स्कूल के लोगों में जो उनके शीर्ष योग गुरु थे उनको मिलकर एक टेबल में बिठाया और एक डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल तैयार। उसमें सारे वो चीजें थी, यम नियम को छोड़ के आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के सारे पार्ट थे। लगभग 60 मिनट का ये प्रोटोकॉल था और उसको तैयार करने के उपरांत इस 2.5 लाख लोगों को हमने लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट में जाके घर घर जाके डोर नॉक किया, उनकी क्वेश्चन आंसर्स किए और जो लोग संभावित डायबिटिक थे यानी प्री डायबिटिक थे उनको रिक्रूट किया और उनका फिर खून लिया और उनको 3 माह का ये जो डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल है वो कराया और 3 महीने में अलग अलग टुकड़ियां देश में बटी, उन्हें योग कराया गया यानी डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल कराया उन लोगों ने जो अपने फील्ड में आगे थे और उसमें वो योगा प्रैक्टिशनर थे, सर्टिफाइड लेवल 1 कम से कम थे या 6 महीने का जिन्होंने कोर्स किया था। एक उसका क्राइटेरिया बनाया गया। तो 3 माह के बाद खून फिर से लिया गया, उनका वेट भी नापा गया, बीपी भी नापा गया और जितने भी हमारे पैरामीटर्स जो दवाइयों का जब आविष्कार करते हैं, जैसा फार्मा का मैंने बताया इससे पूर्व आपको, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम जो करते हैं उसी अनुसार उसी सोच को चलते हुए बिफोर एंड आफ्टर 3 महीने का आंकड़े हमने इकट्ठे किए। तो आपको ताज्जुब होगा हमने क्या देखा, उन ब्लड में क्या चेंज आया होगा। आपको क्या लगता है? जो शुगर की लेवल्स पहले थे, जितने भी थे वो प्री डायबिटिक्स, काफ़ी लोग तो नए डायबिटिक पाए गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि डायबिटीज। तो इस स्क्रीनिंग से लोगों में अवेयरनेस पहुंची, डायबिटीज क्या होती है पता चला। और जो लोग नहीं थे प्री डायबिटिक थे, थोड़े से मोटे थे या इनके फादर मदर को जेनेटिक्स मतलब यानी जेनेटिकली वो लोग डायबिटिक थे यानी चांस थे कि वो जेनेटिकली उनको इनहेरिट हो। और इन लोगों में हमने देखा कि बीपी भी कंट्रोल हुआ, मोटापा और लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हुआ 3 महीने के बाद। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो स्ट्रेस लेवल था वो प्री डायबिटिक में ज़्यादा था और जब डायबिटीज जिन लोगों में पहले नहीं थी इसमें पाई गई, उनका कम था। तो मोटा मोटा हमने ये उसका कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इस स्ट्रेस के चलते प्री डायबिटिक्स जो है शायद डायबिटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कितना बड़ा हमारा पूरा जो व्यवस्था है हेल्थ केयर की, उसमें कितना खर्चा होता है, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, कितनी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। तो एक तरह से ये सवाल हमने एक रिसर्च पेपर के रूप में सामने समक्ष रखा, विश्व की जो वैज्ञानिक जगत है, और उसको हमने 10-12 पब्लिकेशंस के रूप में उसको प्रकाशित किया। एक में ये हमने प्रमाणित किया कि देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल 3 महीने से बढ़ गया बिना दवाई लिए, और कईयों में ये बताया कि शुगर कम हो गई, कईयों में हमने ये बताया कि स्ट्रेस सबसे बड़ा एक कारण है जो शायद प्री डायबिटीज को डायबिटीज कर गया था। वो हमारा जनरल हॉस्पिटल साइकेट्री जो विश्व भर का काफी बड़ा माना जाता है जर्नल, वहाँ प्रकाशित किया। तो इस तरह से इन एविडेंस को जब हमने प्रकाशित किया तो अवेयरनेस क्रिएट हुई और लोगों को योग का न केवल लाभ पता चला बल्कि उसके आंकड़े भी सामने आए और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके यहाँ चेतना जागी कि अगर इसको हमें हेल्थ केयर में अगर कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, खासतौर डेवलपिंग कंट्री का जिसका बड़ा पॉपुलेशन का इतना बड़ा भार है, तो हम तो बहुत सारा पैसा हेल्थ केयर का बचा सकते हैं। इसी तरह हमने एक प्रोजेक्ट कोविड-19 के चलते फर्स्ट वेव में किया। एक इसी तरह की हमने एक श्रृंखला आपने जैसे करी है, ऐसे हमने फर्स्ट वेव में योगा स्कॉलर पीजीएमआर करके चलाई थी। योग के बारे में क्वालिटी रिसर्च, क्या यम नियम आसन प्राणायाम इनकी पतंजलि सूत्रों में क्या उल्लेख है, धनंजय संहिता क्या कहती है, उपनिषद में क्या कहा गया है। इसके अलावा साइंस बेस्ड आर्टिकल्स हमने उसमें सामने रखे, लोगों के जो दुनिया के विश्व विख्यात वैज्ञानिक हैं उनको बुलाया। तो उसके देखते हमने फिर एक प्रपोजल लिखा कि हम क्यों ना कोविड-19 पेशेंट में एक छोटी सी क्रिया कराएं, योग की क्रिया कराएं और देखें क्या कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इतने लोग चंबे में थे, फेयरफुल थे, एंजाइटी से भरे थे, तो उनमें क्या फर्क आता है। ऐसा करते हमने आयुष मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल लिखा और वहाँ से स्वीकृत हो गया। और फिर हमने अपनी टीम को, जबकि इतना भय था, ऐसे माहौल, भयभीत माहौल में उनको ये पीपी किट डाल के उन्होंने उनको 5 मिनट का कोविड पॉजिटिव उनको ये योग कराया। ये बेसिकली क्रिया थी। ये भी एक विवाद का विषय है कि जो हमारे पतंजलि सूत्रों में योग प्रदीपिका में जिसका उल्लेख है
क्या वही योग है, आसन प्राणायाम जो वहाँ लिखे हैं उस हिसाब से कराने चाहिए, क्या हम जो हमारे श्री श्री रविशंकर या सदगुरु या और जो हमारे योग मास्टर्स हैं योग के, उनकी इजाद की हुई क्रियाएं हैं, क्या उनको भी हमें टेस्ट करना चाहिए। हालांकि इंटीग्रेटेड होना चाहिए योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि पूरा इंटीग्रेशन होना चाहिए, पर ये क्रियाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने फिर क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट में तो ये करवा भी नहीं सकते थे पूरा का पूरा योग, खासतौर से जिन लोगों ने कभी योग ही नहीं किया, तो हमने क्रिया वाला पार्ट सदगुरु का थोड़ा मॉडिफाई करके उसको हमने मिनिस्ट्री से अप्रूव करा के, एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेके वो 5 मिनट का कराया। उसमें कुछ भस्त्रिका थी और आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द सोल करके कुछ ऐसा रिफॉर्मेशन अफर्मेशन था। ऐसा ही जो लोग रिकवर कर गए थे कोविड से, उनको भी 15 मिनट का थोड़ा ज़्यादा दायरा बढ़ाया और उनको ये कराया। और इसका लाभ जो हमने भी नहीं सोचा था, चंबे की बात है, लगभग 24 लोगों में जो कोविड पॉजिटिव थे और हमारे वार्ड में, और 24 जो ऐसे जो TWs थे, यानी कि जिन्हें चांस था कि वो कोविड शायद संक्रमित हो जाएं, तो भय तो उनमें था। इन तीनों ग्रुपों में हमने उसका देखा कितना फर्क आता है। तो जो कोविड पॉजिटिव सिर्फ 5 मिनट मात्र उन्होंने किया, तो आप अचंभित होंगे, आश्चर्य की बात है। हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था, पर इसमें क्या पाया, हमने ये पाया कि इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो हल्का सा कम हुआ, यानी कि इनका जो एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, वो उनके अलग अलग पहलू होते हैं। उनमें से एक पहलू होता है एक पहलू स्ट्रेस का होता है। उसको हमने जब मेजर किया 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, यानी 0 डे और 15 डे में, तो उसमें काफी फर्क था। एक डी डाइमर करके आपने सुना होगा, क्लॉटिंग हो जाती है, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स, उसमें उसका योगदान है, वो भी कम हो गया ब्लड में। यानी कि हमने ये भी दिखाया कि सिर्फ 5 मिनट ये करके इसका जो मात्रा है ब्लड में वो कम होगी। तो और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, यानी ये इस बात का परिचायक होता है कि अगर आप हष्ट-पुष्ट हैं तो आप 6 मिनट में ज़्यादा, मान लीजिए 50 मिनट चल पाएंगे। तो जो संक्रमित है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक होगा, तो जो कम चलने वाले कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं चल पाते थे, वीकनेस थी, थकान थी, स्ट्रेस था, तनाव था, वो योग करने से पहले और बाद में जब उनकी तुलना की तो वो ज़्यादा चल पाए। ये भी बहुत बड़े एक तरह से आंकड़े हमारे लिए बहुत ही, हमारी वैज्ञानिक जो काम रिसर्च चल रही है उसमें ऊर्जा देते हैं। तो ये आपको मैंने कहा शेयर करूं, ये अभी हमने 1-2 जर्नल्स में भेज रहे हैं, इसको हम लिख दिया है इस रिसर्च पेपर को। ये बड़े अच्छे रिजल्ट थे और ये शायद दुनिया की पहली स्टडी होगी जो कि अगर प्रकाशित होगी तो लोगों को और वैज्ञानिकों को, पॉलिसी मेकर को ये बता पाएगी कि इवन दो हम वैसे तो बातों पे ड्राइंग रूम डिस्कशन में कहते ही हैं योग करो, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी या अच्छा फील होगा, स्ट्रेस कम होगा, मोटापा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल, पर ये अब कोविड पॉजिटिव जो कि एक अनट्रीटेबल बीमारी है, जिसमें इवन फार्मा इंडस्ट्री भी एक लिमिटेड तौर तक आगे आ पाई, कुछ रोकथाम कम करने में सहायक हो पाई। ये अगर हम फ्री में कॉस्ट इफेक्टिव वे में अगर थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करके प्रोटोकॉल बना लें, और उसको हम चाहे योग प्रोटोकॉल कहें या ब्रीदिंग प्रोटोकॉल कहें, और उसको फिर हम रिसर्च कर पाएँ, तो ये आंकड़े हमारे को सहायक होंगे कि उनसे पूरे विस्तार और व्यापक कर पाएँ पूरे विश्व की जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था है। तीसरा, हमने एक और वैसे ही एक क्रिया को आगे ले गए। हालांकि कई लोगों का हमेशा हमारा विवाद रहता है कि ये क्रियाएं हैं, इनका उल्लेख पतंजलि सूत्रों में नहीं है। तो आपने सुना होगा, जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा श्री का देखते हैं, तो सुदर्शन क्रिया करके एक क्रिया है। तो इस क्रिया को हमने लोगों को मानसरोवर और लद्दाख, जहाँ के ऑक्सीजन का दबाव कम है, यानी कम ऑक्सीजन है, वहाँ पे ले जाके 4 दिन कराई, और उसमें भी हमने आंकड़े बिफोर एंड आफ्टर 4 दिन देखे। वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, उसको तो हमने पब्लिश भी कर दिया। उसमें हमने देखा कि जो PO2 लेवल है, PO2 लेवल आपने सभी लोग आजकल तो PO2 लेवल सभी समझते हैं क्या होता है। कोविड में हर एक आदमी वो पल्स ऑक्सीमीटर देख के, हम एक तो टेम्परेचर देखते हैं या पल्स, अपने कोविड-19 पेशेंट्स या जो इनको लगता है हम संक्रमित हैं, वो अपना ऑक्सीजन देखने की कोशिश करते हैं बार-बार, तो वो PO2 लेवल कहलाता है। और वो भी कम हो जाता है जब हम हाइट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो वो भी जिन लोगों की जो डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको अक्यूट माउंटेन सिकनेस भी हो जाती है, कुछ फेफड़ों में फुलाव हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, और कोई दवाई भी काम नहीं आती, और PO2 लेवल कम हो जाता है। तो जिनका कम हुआ उन लोगों को हमने रिक्रूट किया और 4 दिन ये दी और सारा अप्रूवल्स लिए थे, और फिर बाद में देखा कि उसका 4 दिन बाद PO2 लेवल बढ़ गया,
एज कम्पेयर टू इसकी तुलना करके जिन्होंने ये क्रिया नहीं की। तो फोकस हमारा क्रिया पे नहीं है, पर ये बेसिक फोकस है कि हम अपने दिमाग को कैसे निश्चय करके और ब्रीदिंग टेक्निक से काम डाउन करते हैं, एंजाइटी फ्री करते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो नई सिचुएशन से निपटे, चाहे वो बीमारी हो या हाई एल्टीट्यूड या मोटापा हो या कोलेस्ट्रॉल, और क्या पता ऐसी बीमारी हो कोविड-19 जैसी, जैसा मैंने कुछ आंकड़े बताए। तो ये भी हमने पब्लिश किया कि PO2 लेवल कैसे स्टेबलाइज हो। अब मजे की बात ये थी कि जब इस डेटा को हमने कफ वात पित्त करके देखा, जो कि एक मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उसी सेटअप में रह रहे होते हैं, वेस्टर्न सेटअप कह लीजिए, हमारा पुराना चला हुआ सेटअप, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया, पहले एनिमल मॉडल में टेस्ट करो, फिर कल्चर में टेस्ट करो, फिर रैबिट में टेस्ट करो, फिर डॉग में करो, फिर क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 करो, और उसी सोच में, उसी टनल इफेक्ट, टनल वे में सोचते हैं कि उससे आगे पीछे नहीं सोच पाते। तो वो ये तो कभी सोच ही नहीं पाते कि ये जो हमारे त्रिदोषा है, कफ वात पित्त है, या त्रिगुणा है, राजसिक तामसिक सात्विक, इनके अनुसार भी हमारा जो हमारा दवाई का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, या योग का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। तो क्रिया, इन सुदर्शन क्रिया वाले व्यक्तियों में जिनमें हमने बिफोर आफ्टर 0 और 4 डे में मानसरोवर और लेह में ये फर्क देखा था खून के लेवल पे, या उसकी बॉडी वेट के लेवल पे, या PO2 लेवल पे, उसमें हमने देखा कि जो वात प्रकृति के इंडिविजुअल थे उनमें फर्क ज्यादा आया, कफ में कम आया। तो ये फर्क जो थे कफ वात पित्त में अलग अलग, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को तब जो वैज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे होते हैं और उनका दिमाग कॉग्निटिवली बायस नहीं होता कि वो सिर्फ ऐसे सोचें कि एलोपैथी है तो यूं सोचना है, या आयुर्वेद है तो यूं सोचना है, वो तो सिर्फ एक प्रमाण को अपना धर्म मानते हैं। उन लोगों को आगे आके अपनी रिसर्च में इन सारे मापदंडों को शामिल करना चाहिए, ताकि ये जो नया ज्ञान है जो छुपा हुआ है, जो पता भी नहीं है, जैसे मैंने कफ वात पित्त का अलग अलग फर्क बताया योग के आउटकम को रिलेट करके, ये तो पता चलेगा ही नहीं। और ये कितना इम्पोर्टेंट है जो पॉलिसी, अगर हमारा कोई युद्ध हो जाता है चीन और हमारी फोर्सेस को तुरंत जाना पड़ता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रकृति के लोग जल्दी अडेप्ट करेंगे, या इस क्रिया को या योग के इस प्रोटोकॉल करके हम ज़्यादा अच्छा कोप कर पाएंगे इन्वेजन से, या जो भी एक स्थिति पैदा हुई है। और ये सब हमारे को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमें पॉलिसी और इवन जो हम अपनी नीतियाँ बनाते हैं या जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर, वो सारा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। और हेल्थ केयर में तो बहुत ही ज़्यादा। और हेल्थ केयर में अगर सिर्फ एविडेंस एक पर्टिकुलर वे का, एक पर्टिकुलर सिस्टम और मेडिसिन से ही चलेंगे, तो फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम से अलग करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं और एक गलत रास्ते में चल रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है इसलिए कि हम अपने वैज्ञानिकों को उत्साहित करें कि वो इस फील्ड में आएँ और इसका नेतृत्व करें, क्योंकि वो बायस नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव लोग हैं, ना उनके लिए एलोपैथी आवश्यक है, ना आयुर्वेदा, उनके लिए तो प्रमाण जो वो लैब से निकलेगा वही उन्होंने दुनिया को बताना है, पॉलिसी वालों को बताना है, या हेल्थ केयर वर्कर्स को बताना है। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसे सेंटर्स इस्टेब्लिश करने हैं, स्पेशली मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जहाँ जैसे कि हार्वर्ड ने पहले कर लिए हैं, या MD एंडरसन जो कैंसर का सबसे बड़ा विश्व का अस्पताल है, उन्होंने पहले कर लिया, और वहाँ वो योग पहले ही डाल चुके हैं, और उनका सबका नेतृत्व हमारे उनके अपने वैज्ञानिक कर रहे हैं। जैसे कि MD एंडरसन कैंसर अस्पताल का जो डॉक्टर कोहेन कर रहे हैं, PhD साइंटिस्ट हैं, ऐसे डॉक्टर सुबीर खालसा भी हार्वर्ड में लगे हैं, इसके बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेंटर्स में इसका नेतृत्व करके ऐसा ज्ञान सामने ला रहे हैं अपने अपने समाज में। तो क्यों ना भारतवर्ष, हमारा भारत, हमारे वैज्ञानिक मिलकर इस मुहिम में अपना साथ दें, सहयोग दें, और इस सही मायने में तो यही ज्ञान अपना जो है इसको रिसर्च वे में और आंकड़ों के वे में पैकेज करें और हमारी जनता जनसंख्या के लिए प्रस्तुत करें, ताकि ये अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, इजी टू डू भी हो, और जहाँ तक संभव हो, अगर जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन दी जा रही हैं डॉक्टर द्वारा उससे रिप्लेस ना हो तो कम से कम एड ऑन तो हो। तो इसी तरह से आगे हम तब चल पाएंगे जब सब, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि हम ऐसे वैज्ञानिक तैयार करें जो कम से कम योग प्रैक्टिशनर हो। जैसे आपका ये फोरम है, इसमें अगर और आप 4-5-6 साइंटिस्ट अगर आमंत्रित कर लेते हैं तो उनको कम से कम ये अनुभव हो पाता। अगर आप खुद ही योग नहीं करेंगे या प्राणायाम का लाभ ना उठा पाएंगे तो आप विज्ञान भी क्या कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एक वैज्ञानिक को योग प्रैक्टिशनर होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो अच्छी साइंस और अच्छे आंकड़े ऑनेस्टली और सिंसियरली देश हित में आगे ला पाएगा, विश्व हित में आगे ला पाएगा।
धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई सवाल होंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अभी ले सकता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अक्षयानंद जी इस सुंदर विवेचन के लिए, क्योंकि योग के बारे में इतनी साइंटिफिक बातें करना एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से उस चीज़ को हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप बहुत ही, अगर किसी का प्रश्न हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर अक्षय जी, आपने ये बहुत ही बढ़िया जो रिसर्च रिलेटेड जो बातें आज बताई तो बहुत बढ़िया थी। आरोग्य भारती के स्वच्छता प्रबोधन प्रमुख होने के नाते हमने मंडी में इस तरह का प्रयोग किया, लेकिन जो डाटा जनरेट करने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आपने जो भी बताया उसी तरह से हमने जितने भी जिनका पॉजिटिव आ रहा, जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ था, हमने उनके ऊपर ये योग वाला प्रयोग किया। और हम चाहेंगे कि आरोग्य भारती आपके साथ मिलके इसका एक एविडेंस बेस्ड ऑथेंटिक जो है उस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाएं और इस पे काम करें। ओम शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने ये सुझाव दिया। आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और पीजीआई ने एमओयू साइन किया है और इसके उपरांत हम एक CCRYN कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन नाम से फ्लैगशिप प्रोग्राम आयुष का 3 जगह पे लागू किया। पीजीआई में इसका मैं देख कर रहा हूँ, और एक एम्स जयपुर और एम्स ऋषिकेश। तो हम इस सेंटर के अंतर्गत CCRYN से विचार विमर्श करके और आरोग्य भारती को जोड़ के एमओयू साइन कर सकते हैं, और राष्ट्र स्तर पे भी इसे ले जाना चाहिए और तुरंत ले जाना चाहिए ताकि हमारे आंकड़े आगे तक आए। और इससे भी आवश्यक है कि हम और भी इंडिपेंडेंट विभाग स्थापित करें ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट संस्थानों में जिनका नेतृत्व आप मेरे जैसे वैज्ञानिक इसका करें, जैसे कि MD एंडरसन अस्पताल कैंसर का जो है वहाँ हो रहा है या हार्वर्ड में हो रहा है। तो हम पीछे क्यों रहे, हम अपने वैज्ञानिकों को इस तरफ ले जाएं, और आरोग्य भारती इसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है। इतनी बड़ी संस्था है, हर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, बस इसमें सर्विस का विंग है, इसमें प्रचार करने का विंग है, पर रिसर्च का विंग नहीं है। ऐसी एक विचार विमर्श की गोष्ठी थी, उसमें मैंने ये प्रस्ताव रखा था। मुझे नहीं पता कितना आगे तक गया। ईश्वर जी इस पे कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गौतम जी से भी बात होती है। अगर आप इसे आगे ले जाएं और अगर हिमाचल ही इसको एक रोल मॉडल कर दे तो शायद और स्टेट्स भी कैच अप करें। जी सर, धन्यवाद। और किसी से अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आप किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे विशेषज्ञ जो रहे हैं, डॉक्टर निरंजन जी, जगदीश जी एवं डॉक्टर अक्षयानंद जी। आप सभी ने अपने व्यस्तम समय निकाला। डॉक्टर अक्षय जो बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारी असाइनमेंट्स की रहती हैं, आपने समय निकाला, हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम के अंत में हम शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तो शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्षदं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। इसके साथ हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। कल सुबह पुनः 6 बजे आप सबके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।